डियर स्टूडेंट्स, आज हम संविधान की प्रस्तावना के जो बिंदु रह गए थे उनका अध्ययन करेंगे। हमने पढ़ा, हम भारत के लोग पूरी डिटेल सहित पढ़ा। उसके बाद में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब उसके बाद में आपका है, ध्यान दें सभी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता हो गई? 5 प्रकार की। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये परीक्षाओं में अमूमन बड़ी बड़ी परीक्षाओं में भी पूछ लिया जाता है कि इनका क्रम क्या है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है। और आपके कोर्स में भी ये पेपर में भी आ जाता है ये प्रश्न। तो आपको ध्यान रखना है 5 प्रकार की स्वतंत्रता: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अब क्या है? स्वतंत्रता एक मुक्त समाज का अनिवार्य विशेषता है जिसके द्वारा व्यक्ति का बौद्धिक और मानसिक विकास होता है। यानी बात करें तो जो ऑलराउंड डेवलपमेंट है, यानी व्यक्ति का संपूर्ण विकास, वो स्वतंत्रता के द्वारा ही हो सकता है। अब हमारे संविधान में अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 25 और 28 के अंतर्गत स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। इसी प्रकार अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया। इनके बारे में जब मौलिक अधिकार पढ़ेंगे उस समय डिटेल से पढ़ेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमारी प्रस्तावना में उल्लेखित हैं। उनका क्रम इस प्रकार है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। उसके बाद में है प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा और अवसर से क्या तात्पर्य है कि जब तक प्रतिष्ठा और अवसर की समता नहीं है, जब तक स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं है। अर्थात समता के अधिकार में न्याय, कराधान और लोकपद तथा नियोजन के विषय में समान व्यवहार का अधिकार शामिल है। इससे आशय है कि सभी विधियां समान रूप से लागू की जाएंगी, अर्थात कानून सभी के लिए समान है। और इसका उल्लेख भी किया गया अनुच्छेद 14 से 18 में। किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। तो वो क्या है? प्रतिष्ठा और अवसर की समता है। अब व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा से तात्पर्य ये है कि प्रत्येक व्यक्ति राज्य का नागरिक है और इस नाते उसे सभी अधिकार और सभी सुविधाएं मिली हुई। उसके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता और न ही उसके अधिकारों से वंचित किया जा सकता, और उसे जो जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं हैं वो उसे पूरी मिलनी चाहिए। अर्थात अनुच्छेद 39 के में काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया। पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका प्रदान करने के साधन उपलब्ध होने चाहिए। अनुच्छेद 42 में क्या किया गया है कि शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त हो, तो ये व्यक्ति की गरिमा हो गई। यानी वह अपना सम्मान पूर्वक जीवन जी सके। व्यक्ति की गरिमा से तात्पर्य राष्ट्र की एकता और अखंडता। मूल जो संविधान था उसमें अखंडता शब्द नहीं था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अखंडता शब्द जोड़ा गया। यानी हमारी प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता।
तो अखंडता से तात्पर्य है कि देश में विविधता है, चाहे वो भौगोलिक विविधता हो या सांस्कृतिक विविधता, उन सब के बीच में प्रत्येक व्यक्ति को एक नागरिक मानते हुए कानूनी और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। और इन सब विविधताओं के बीच में एक राष्ट्र का जो विचार है वो राष्ट्र की एकता का द्योतक है। तो राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए हमारे प्रस्तावना में प्रावधान किए गए। बंधुता, बंधुता से तात्पर्य लोगों के बीच में भाईचारे की भावना, यानी हम सभी इस देश के निवासी हैं और सब मिलजुल कर रहेंगे। वसुदेव कुटुंब की भावना। अब ये प्रस्तावना के जो बिंदु थे हमने उनकी चर्चा की, और लास्ट में आपको पता है कि 3 शब्द हम इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, जिसके बारे में मैंने विवेकानंद जी का उदाहरण देकर आपको बताया था। अब प्रस्तावना का क्या महत्व है, ये भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, प्रस्तावना का क्या महत्व है, तो इसको भी हमें ध्यान रखना है। संविधान की प्रस्तावना उन उद्देश्यों और आदर्शों की शानदार घोषणा है जिन्हें भारतीय जनता ने अपने सामने रखा है और जिन्हें वे प्राप्त करना चाहते हैं। ये भारतवासियों के पवित्र संकल्प को अभिव्यक्त करती है। इस संकल्प के निम्नलिखित 2 पक्ष हैं: भारत का संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में गठन करना और भारत के सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता सुनिश्चित करना और उनके मध्य बंधुता बढ़ाना है। उपरोक्त संकल्प संवैधानिक उद्देश्य, आदर्श और भारतवासियों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब करते हैं। प्रस्तावना ये भी स्पष्ट करती है कि शासन की समझ शक्तियों का स्रोत जनता है। अर्थात सीधी सीधी बात करें तो जो हमारे प्रस्तावना है उसका वो बताती है कि भारत का जो सरकार है वो किस प्रकार की है, भारत की जो शक्तियाँ हैं वो किस प्रकार की हैं, यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी ढांचा रहेगा, पंथनिरपेक्ष रहेगा और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में देश की शासन प्रणाली चलेगी। सभी व्यक्तियों को न्याय मिलेगा, स्वतंत्रता मिलेगी, समानता और उनके मध्य बंधुता बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। तो ये सीधी बात है कि हमारे जो व्यक्तियों के उद्देश्य हैं, आदर्श हैं, और राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान हमारे जो नेता थे या हमारे क्रांतिकारी थे, उनके विचारों का प्रतिबिंब हमारी प्रस्तावना में दिखाई देता है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये बताई गई है कि शासन की समझ शक्तियों का स्रोत जनता ही है, यानी जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करके अपने प्रतिनिधि चुनती है और प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन किया जाता है। तो अंतिम रूप से शक्ति किसके पास हो गई? जनता के पास। तो ये और प्रस्तावना संविधान के मूल ढांचे का ही अंग है। कई बार परीक्षा में पूछ लेते हैं। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का एक भाग स्वीकार किया। तो ये पूछ लेते हैं कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। आज के लिए इतना ही। प्रस्तावना कंप्लीट हो गई है और अब इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो आपको PDF के माध्यम से ग्रुप में डाल दिए जाएंगे, तो उनका भी अवलोकन करना आप। धन्यवाद।